जिस तरह से हमने अपने साहित्य पढ़ने का आधार ही बदल दिया है कि हमारे 24 कवि आएंगे, उसे हम 24 ही क्वेश्चनों में अपना कंप्लीट कर लेंगे और साहित्य वाला जो हमारा डर है वो हमेशा के लिए निकल जाएगा। यदि अभी तक आपने इससे पिछली वीडियो नहीं देखी, इससे पिछली वीडियो देखो, क्योंकि हम हर एक वीडियो में एक साहित्य अपना कंप्लीट करते हैं। आज की इस वीडियो में भी एक कवि जो हमारी होने वाली है गोरापंत शिवानी, इनके बारे में पूरा सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, क्या पूछा, निम्नलिखित में कौन सी रचना गोरापंत शिवानी जी की नहीं है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। कृष्णकली, कालिंदी, लाल हवेली या समय नहीं है। कौन सी रचना है जो हमारे गोरापंत शिवानी की नहीं है, तो बताना। ऑप्शन नंबर डी, समय नहीं है, ये गोरापंत शिवानी जी की नहीं है। तो फिर ये किसकी है? ये बड़े प्रसिद्ध कवि हैं हमारे, जिनका नाम है मंगलेश डबराल। किसकी है? मंगलेश डबराल जी की ये महत्वपूर्ण रचना है, समय नहीं है। अब जो आपको याद रखना है हमेशा के लिए, गोरापंत शिवानी के बारे में हम अपना कंप्लीट करते हैं, आपको याद रखना है। देखो, ये जो भी जानकारी दी गई है सब किसके बारे में? गोरापंत शिवानी के बारे में। इतनी जानकारी इनके पास भी नहीं होगी जितनी जानकारी अब आपके पास इकट्ठी हो जाएगी। क्लियर है? खत्म कर दो एक एक चीज को, साहित्य खत्म कर दो, हिंदी की टेंशन खत्म। अब देखो गोरापंत शिवानी के बारे में क्या दिया गया है कि इनका जन्म कब हुआ था? 1923 गुजरात के राजकोट में। क्लियर? गुजरात से इनका संबंध है। और मृत्यु कब हो जाती है इनकी? 2003 दिल्ली में इनकी मृत्यु होती है। तो 23 से 3 तक का सफर रहा गोरापंत शिवानी जी का। पुरस्कार मिले इन्हें, जैसे 1982 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया और 1997 में हिंदी सेवानिधि राष्ट्रीय पुरस्कार इन्हें दिया गया। अब बात कर लेते हैं जो इनकी रचनाएं और इनके उपन्यास हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं गोरापंत शिवानी के बारे में। मनु भंडारी, महादेवी वर्मा, बहुत क्वेश्चन इनसे बनते रहते हैं। अब देखो समाप्त करते हैं सबको। जो रचना है पहली दी गई है कृष्णकली, कालिंदी, अतिथि, पूतो बाली अर्थात बेटो बाली, चल खुसरो घर अपने, महत्वपूर्ण रचना है इनकी। उसके बाद शमशान और नेक्स्ट चंपा, अलग अलग है दोनों। मायापुरी, केंजा, गेंदा, भैरवी, स्वयं सिद्धा, विष कन्या, रति, बिलाप, आकाश। कितने फेरे हैं टोटल? 14 फेरे। करिए छीमा, चीर, स्वयंवरा। उसके बाद 2 सखियां। कितनी सखियां? 2 सखियां। एक थी रामरती, कस्तूरी, मृग, अपराजिता, अपराधीन, उसके बाद सुरंगमा। महत्वपूर्ण रचना और उपन्यास थे। अब देख लेते हैं कुछ इनके कहानी के जो संग्रह रहे हैं। झरोका, उसके बाद मृणामा की हंसी, मृणमाला की हंसी, रथिया, लाल हवेली, ये पूछा गया है। और उसके बाद पिटी हुई गोट। कुछ संस्मरण रहे इनके, जैसे आमोदर शांति निकेतन, स्मृति कलश, उसके बाद वातायन, जालक, अरुणधति। कुछ धारावाहिक जिसके कारण ये प्रसिद्ध रही, सुरंगमा, रति विलाप तो आपने सुना होगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण रहे हैं, जो हमारे एग्जाम में भी पूछे गए हैं, कौन कौन से? मेरा बेटा और तीसरा बेटा, दोनों महत्वपूर्ण धारावाहिक हैं, आपको याद रखना है। उसके बाद इनका यात्रा वृत्तांत भी आता है, जैसे चैरवित और यात्रिक। आत्मकथा प्रसिद्ध है और पूछी भी गई है। सुनेहू तातीय अमर कहानी, अंतिम रचना भी रही इनकी। किसकी रचना है ये? गोरापंत शिवानी की है। इसी का हिस्सा है ये, क्या है? सोने दे। आगे देखते हैं इनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। देखो क्या दिया गया है महत्वपूर्ण तथ्य में। शिवानी की पहली रचना 12 वर्ष की उम्र में कहां से? अल्मोड़ा से निकालने नटखटवाल पत्रिका में छापी गई थी। क्लियर है? कितनी आयु में? 12 वर्ष की आयु में। आगे क्या है और महत्वपूर्ण पॉइंट देखो इनके बारे में क्या दिया गया है कि गोरापंत शिवानी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, गोरा कहकर संबोधित किया था। तो जो पूरा नाम आता है गोरापंत शिवानी, इसमें शिवानी को गोरा किसने कहा था तो बताना, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अन्य कुछ दी गई है इनकी रचनाएं, जैसे दी गई है मैं मुर्गा हूं और कृष्णकली, जो इनकी रचनाएं हैं कहां प्रकाशित हुई थी? धर्मयुग में प्रकाशित की गई थी।
तो महत्वपूर्ण तथ्य भी है, अन्य जानकारी भी है, सब आपको याद रखना है। इनके उपन्यास, इनका यात्रा वृत्तांत जो दिया गया है, चरित्र हमारे ही एग्जाम में पूछा गया है, आत्मकथा बहुत महत्वपूर्ण है, सही है। मेरा बेटा, तीसरा बेटा, बहुत महत्वपूर्ण रचना है। अब आप यहां से इन्हें सब कुछ कंप्लीट कर सकते हो। क्लियर है? उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अपना जो हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। इस तरह से अपना साहित्य अब हम अपना कंप्लीट करने वाले। क्लियर है? अब देखते हैं हमारा जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर हमारा क्या था? समय नहीं है, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। मंगलेश डबराल जी की ये महत्वपूर्ण रचना थी। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा पत्र लेखन से महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखो क्या दिया गया है, क्या पूछा इसमें? संपादक किसे कहते हैं बताइए। जो मुद्रक होता है उसे संपादक कहते हैं, उसके बाद प्रकाशक को कहते हैं, या समाचार को एकत्रित करने वाला, या त्रुटि रहित कर छापने योग्य बनाने वाला, क्या कहलाते हैं? संपादक। तो संपादक ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। जो त्रुटि रहित कर छापने को योग्य बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? हम अपना संपादक बोला जाता है। क्लियर है? याद रखना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये भी हमारा पत्र लेखन से दिया गया है। क्या पूछा गया है इसमें? किसी कार्यालय या किसी विभाग, देखो किसी कार्यालय या विभाग का वह अधिकारी जो अपने अधीन, मतलब अपने से छोटे, अपने अधीन कार्य करने वाले जो भी कर्मचारी होते हैं उन पे निगरानी रखता है या नियंत्रण रखता है, उसे क्या कहते हैं? ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। अधिवक्ता, अधीक्षक, अध्यक्ष या अभियुक्त। तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं अधीक्षक। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। बताइए क्या दिया गया है इसमें? दिया गया है गरडू का घिदुड़ा लोकोक्ति का क्या अर्थ होने वाला है। ये हमारा प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन है, वहीं से ही अपना लिया था, आपको बताना है। ये पहले हमारे पेपर में पूछा जा चुका है। गरडू का गिंदुड़ा लोकोक्ति का क्या अर्थ हो जाए? तो इसका आंसर हो जाएगा जो योग्य माता पिता होते हैं उसकी अयोग्य संतान। योग्य माता पिता की अयोग्य संतान के लिए हम अपने राज्य में किस लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं? बताना। गरडू का गिंदुड़ा लोकोक्ति का सही अर्थ हमारा होता है। ठीक है, ये हमारी कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्ति है। इसी के जैसी एक और हिंदी की लोकोक्ति है, बताइए क्या पूछा गया है इसमें? इसमें पूछा गया हिंदी की लोकोक्ति है चिराग तले अंधेरा। चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा बताइए? दूसरों को प्रकाशित करना, आत्म प्रकाशन, उसके बाद अपनी बुराई ना देखना, या इसमें से कोई नहीं। तो चिराग तले अंधेरे का अर्थ होता है अपनी बुराई ना देखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हिंदी की लोकोक्ति भी आ सकती है, आपको याद रखना, हिंदी की भी पढ़ते हुए जाना है। अगला क्वेश्चन देखो, और क्वेश्चन पूछने का तरीका देखो, किस आधार से हमारा क्वेश्चन पूछा गया है और क्या दिया गया है इसमें। ये तो आपने देखा होगा, पीपर पात सरिस्मन डोला में पीपर पात उपमा अलंकार का कौन सा अंग है? देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है उपमा जो अलंकार है उसके अंग से। पहले तो आपको ये याद रखना कि इसके अंग कितने होते हैं, तो बताना इसके अंग होते हैं 4। ठीक है, जबकि भेद अलग होते, अंग अलग होते। उपमेय अलंकार के बारे में कितने अंग होते हैं? 4। कौन कौन सा होता? पहला होता उपमेय। उपमेय अर्थात जिसकी तुलना की जाए। उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए उसे क्या कहते हैं? उपमेय। दूसरे अंग में दूसरा होता है उपमान। उपमान अर्थात जिससे तुलना की जाए, जिस से तुलना की जाए। दोनों अलग अलग है, याद रखना। उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाए, उपमान होता है जिससे तुलना की जाए। उसके बाद आता है तीसरा हमारा साधारण धर्म। साधारण धर्म जो इसका तीसरा अंग होता है। जो उपमेय और उपमान में समान होता है वो साधारण धर्म होता है। और उसके बाद चौथा जो हमारा अंग होता है, जो हमारे वाचक चिन्ह होते हैं। वाचक चिन्ह कैसे चिन्ह होते हैं? पहचानने के लिए होते हैं, उपमेय अलंकार में आते हैं। जैसे वाचक चिन्ह में आएगा सा, सी, से,
जैसा, उसके बाद ऐसा, नेक्स्ट सरिस, जो इसी क्वेश्चन में पूछा गया है, जो दिया गया है पीपर पात सरिस मन डोला, तो सरिस इसी में आता है। और यहाँ पे हम पहचान सकते हैं कि उपमा अलंकार है, लेकिन उपमा अलंकार के अंदर से क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है, जो पूछा गया पीपल पात सरिस मन डोला, उपमा अलंकार के बारे में अंग कितने होते हैं? 4। चारों को याद रखना, उपमेय, उपमान, साधारण, वाचक चिन्ह। उसके बाद अगर पूछा जाए उपमेय अलंकार के, जो हमारा उपमा अलंकार है, इसके भेद कितने होते हैं? भेद होते हैं महोदय इसके 3। अंग कितने हैं तो बताना। अंग है सर 4, भेद है इसके 3। भेद कौन कौन से है तो बताना। एक होता हमारा कंप्लीट, जो होता है पूर्ण उपमा, दूसरा होता है लुप्त उपमा, और तीसरा होता है मालोपमा। तो भेद अलग है, अंग अलग है, याद रखना। अब देख लेते हैं पीपल पात सरिस मंडोला में जो पीपर पात है, ये उपमेय का कौन सा अंग है तो बताना। ये हमारा उपमान दिया गया है, अर्थात ठीक है, जिससे तुलना की जाए। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको सही से चलना है। ठीक है, आप एग्जामिनर से अगर ज्यादा सोच सकते हो तो सही है, वरना अगर पीछे चलोगे, पीछे चलने वाले तो आपको पता ही है। देखो क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया हमारे वचन शब्द की परिभाषा पूछी गई है। बताइए वचन किसका बोध कराता है? बताइए, वचन की परिभाषा बताना है। तो वचन किसका बोध कराता है तो आपको याद रखना, प्राणी या वस्तु के लिए एक या अनेक होने का। ये इसकी शुद्ध परिभाषा है जो हमारे एग्जाम में मानी गई है कि वचन किसका बोध कराते हैं तो प्राणी या वस्तु का एक या अनेकता का बोध कराते हैं, उसे हम वचन कहते हैं। सही है। जबकि बी में क्या दिया गया है, बस इसमें एक होने का बोध है, प्राणी या वस्तु के अनेक होने का बोध है, प्राणी या वस्तु के लिंग का बोध है। तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। वचन किसका बोध कराते हैं तो बताना, जब प्राणी या वस्तु की एकता या अनेकता का बोध कराएं, वो हमारे वचन होते हैं। क्लियर है? याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने क्वेश्चन है, बताइए। अभी के ही क्वेश्चन है जो हमारे अभी इसी साल ये एग्जाम में आए हैं, उन्हीं सब क्वेश्चनों को हमने उठाया है। हमारा टारगेट होता है किसी भी राज्य में अपना क्वेश्चन हिंदी का होगा, वो क्वेश्चन आपके दृष्टि पटल के सामने रख दिया जाएगा। क्लियर है? अब बताइए, जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया, ओस्टिक की प्रमुख भाषा बतानी है। क्वेश्चन पूछा गया हमारा भाषा परिवार से। ठीक है, भाषा परिवार। ठीक है, हमारे यहाँ या हिंदी में कितने भाषा परिवार है हमारे यहाँ? तो हमारे यहाँ 4 भाषा परिवार है। पहला कौन सा होता है? भारोपीय। कौन सा है? भारोपीय। भारोपीय का मतलब होता है भारत और यूरोप। भारोपीय का क्या अर्थ होता है? भारत और यूरोप दोनों। दूसरा क्या होता है? द्रविड़ परिवार। कौन सा? द्रविड़ परिवार, जो दक्षिण भारत में आता है। तीसरा जो हमारा पूछा गया है, ओस्टिक परिवार। कौन सा परिवार? ओस्टिक परिवार। और चौथा जो हमारा सबसे छोटा परिवार होता है, चीनी और तिब्बत परिवार। चीनी तिब्बत परिवार, चीनी तिब्बत परिवार। क्लियर हो गए? ये हमारे 4 परिवार हैं। कौन कौन से? भारोपीय, द्रविड़, ओस्टिक और चीनी तिब्बत। भारोपीय परिवार हमारे टोटल परिवार का कितने परसेंट है तो बताना, 73%। द्रविड़ परिवार कितना रहा? ये 25% है। ओस्टिक जिससे क्वेश्चन पूछा गया, अगर इसका परसेंटेज पूछा जाता है तो बताना पूरे हमारे हिंदुस्तान में इसका इतने परसेंट है, 1.3%। अब सबसे छोटा परिवार 0.7% में हमारा चीनी तिब्बत आ जाता है। ये तो इस परिवार की कहानी है जो आपको याद रखनी है और हमेशा के लिए याद रखना है। जो हमारा भारोपीय परिवार होता है, इसमें भारत और यूरोप दोनों आते हैं। भारत प्लस यूरोप, तब इसका नाम रखा गया है भारोपीय। और भारत और यूरोप की इसमें भाषा भी आती है। भारत और यूरोप की कौन कौन सी भाषा? जैसे हमारी भारत की हो जाएगी हिंदी, भारोपीय परिवार का अंग है। उसके बाद अगर होती देखो रूसी, जो रूस की है, ये हमारे भारोपीय परिवार में आ जाएगी। गुजराती हमारी हिंदुस्तान की है या गुजरात की है। जबकि अन्य आ जाएंगी इसमें नेपाली, ये नेपाल की है। अन्य में आ जाएगी जैसे फ्रेंच। ठीक है, तो भारोपीय परिवार की। द्रविड़ परिवार की कौन कौन सी है तो बताना। द्रविड़ परिवार की होती है हमारी जो महत्वपूर्ण 4 आती है। कौन कौन सी? तमिल,
जो तमिलनाडु में बोली जाती है, तेलुगु, तमिल, तेलुगु, मलयालम, मलयालम केरल में बोली जाती है, और उसके बाद तीसरी हो जाती है हमारी कन्नड़। तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़। क्लियर है? तीनों याद रखना। द्रविड़। अब क्वेश्चन पूछा गया था औष्टिक परिवार से, इसमें भी महोदय बहुत महत्वपूर्ण आती है, आपको याद रखना औष्टिक परिवार में कौन कौन सी आती है। तो एक तो आती है हमारी मुंडा, जो हमारे क्वेश्चन में पूछी गई है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। उसके बाद एक आती है, आपने नाम सुना होगा, संथाली। तो संथाली भाषा किस परिवार की है? तो बताना औष्टिक परिवार की है। इससे अलग भी और नाम सुना होगा आपने, एक आती है हमारी हो। तो ये तीनों महत्वपूर्ण है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता औष्टिक परिवार की सबसे प्राचीन कौन सी है, तो बताना संथाली औष्टिक परिवार की सबसे पुरानी भाषा थी। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं, जब सबसे कर ही लिया है तो एक ही बचा है, कौन सा हमारा सबसे छोटा परिवार? चीनी तिब्बत परिवार। चीनी तिब्बत में कौन कौन सी आ जाती है? तो हमारे पूर्वोत्तर वाली आ जाती है। कौन कौन सी? जैसे नागा, नागालैंड वाली, उसके बाद खासी, मेघालय वाली, उसके बाद मिजोरम वाली। ठीक है, तो ये भैया हमारे यहाँ परिवार के बारे में थी, आपको याद रखना है, और यही हमारा मेन उद्देश्य होता है कि एक क्वेश्चन आ जाए, आप भविष्य में गलती ना करो। क्लियर है? अब क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? औष्टिक परिवार में हमारा मुंडा आ जाएगा। कल के दिन को कोई और सी भी पूछी जाती है, उम्मीद करता हूं आप गलत नहीं करोगे। क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट। अब देखो, ये तो विलोम शब्द है, मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि ये तो आप एकदम धुआं उड़ा दो इनका। बताइए, पहले क्या दिया? आधार, आधे, विपत्ति संपत्ति, आमिष सामिष, उसके बाद विनीत उद्धत। कौन सा हमारा पूछा क्या है इसमें? गलत का चयन करना है, त्रुटिपूर्ण है। कौन सा त्रुटि मतलब कौन सा गलत विकल्प है? आधार का क्या आधे होता है, विपत्ति का संपत्ति, आमिष सामिष, और उसका विनीत का उद्धत। तो क्या होगा हमारा? बताना। आमिष हमारा आंसर हो जाएगा, ये गलत है। आमिष का फिर क्या होता है? तो बताना। आमिष का होता है निरामिष। क्या हो जाएगा? निरामिष होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। यही कारण होता है कि हम एक क्वेश्चन लाते हैं, अपनी एक वीडियो लाते हैं, उसमें 3-4 हम अपना विलोम शब्द उठा लेते हैं, इससे हमारे 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा जो पूछा गया है। और क्या पूछा गया है इसमें? क्वेश्चन पूछ लिया जीव के आधार पर। क्या पूछा गया है? जीव के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार होते हैं? बताओ, कितना आसान है। अगर आपने पिछले कर रखे होंगे, आप इनकी धूल उड़ाते हुए चले जाओगे कि सर जीव के आधार पर हमारे कितने स्वर होते हैं? तो बताना 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो बताना अग्रस्वर, दूसरा मध्य, और तीसरा पचस्वर। अग्र, मध्य और पक्ष, ये होते हैं हमारे जीव के आधार पर। क्लियर है? अब देख लेते हैं, जो अग्रस्वर में आते हैं दोनों हमारी ई आ जाती है, उसके बाद दोनों हमारे ए आ जाते हैं, ए और ए, और हमारे ऋषि महोदय भी यही आते हैं। मध्य में क्या आता है? सिर्फ ए आता है। पक्ष में सब कुछ आ जाएंगे अब, जैसे आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। क्लियर है? ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया था। कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया था। आपको ये भी बता देना कि अगर ये पूछा जाता कौन सा अग्रस्वर, कौन सा मध्य, कौन सा पक्षस्वर है, ठीक है, बड़वाला सा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। आप ये चीज बिल्कुल सोच के जाना। आप पहले तैयार कर लो कि कौन कौन से टॉपिक जो दिए गए हैं हमारे, वो आपकी परिपक्व तरह से, बिल्कुल पूरी तरह से क्या याद है। अगला क्वेश्चन बताना आपको, और इसमें क्या पूछा गया हमारा? पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बताइए कौन सा है हमारा जो पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पहले दिया गया बिहग, उसके बाद नेक्स्ट शकुंत, खग या बिलक्ष। कौन सा है जो हमारा पक्षी का नहीं होता? ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। पक्षी के बहुत महत्वपूर्ण पर्यायवाची है, हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। एक तो होता है हमारा खग, ठीक है, उसके बाद होता है बिहग, खग बिहग, उसके बाद फिर होगा बिहंग। बिहग और बिहंग दोनों है महोदय, याद रखना। नभचर, नभचर मतलब आकाश में चरने वाला। अंडज, अंडे से जन्म लेने वाला।
खेचर, क्लियर। पखेरु, पखेरु के बाद होता है परिंदा, परिंदा जो उड़ते रहते हैं, ठीक है, तो पक्षी तो होते हैं परिंदे, परिंदा। अगले नेक्स्ट होता है गगनचर, गगनचर जो दिया गया था नभचर, ऐसे ही गगनचर, गगन में चरने वाला। उसके बाद हो जाएगा शकुंत, ठीक है। ये हमारे महत्वपूर्ण पर्यायवाची है, पक्षी के इतने महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा, आपको एक जगह मिलेंगे नहीं भाई, ये कई बुकों से अपना डाटा इकट्ठा किया जाता है, उस आधार से अपना कराया जाता है। अब बताइए कौन सा नहीं है, तो विहग भी है, शकुंत भी है, खग भी है, कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा, विलक्ष हमारा पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बताइए क्या दिया गया है हिंदी वर्णमाला में, अनुस्वार और विसर्ग क्या है बताइए। ये हमसे पूछा गया, अनुस्वार है, आयोग है, संयुक्त व्यंजन है या व्यंजन है। तो पहले तो इनके बारे में याद रखना, ये जो हमारा पहला वाला दिया गया है इसे बोलते हैं अनुस्वार, क्या बोलते हैं अनुस्वार, और दूसरे को इसे बोलते हैं विसर्ग। पहले तो इनके नाम याद रखना। अब दोनों को मिला लेते हैं, अनुस्वार और विसर्ग दोनों ही क्या है, तो दोनों हमारे आयोगवा है, इतना क्लियर है, क्या हो गए हमारे आयोगवा। अब बात कर लेते हैं आयोगवा की परिभाषा क्या है हमारे हिंदी में। तो आयोगवा की परिभाषा होती है, आपको बताना है ऐसी ध्वनि, ऐसी ध्वनि जो ना तो व्यंजन हो और ना ही स्वर हो, ये इसकी परिभाषा, आपको परिभाषा याद रखनी है, ठीक है। आपको परिभाषा 100% याद रखनी है। ऐसी ध्वनि जो ना व्यंजन हो और ना ही हमारी स्वर हो, तो उसे क्या कहते हैं हम, कहना सर उसे कहते हैं आयोगवा। इसका कुछ उदाहरण है आपके पास, हम कह रहे हैं हाँ सर, दो है हमारे पास, एक अनुस्वार है और एक हमारा विसर्ग है, दोनों है, परिभाषा भी याद रखनी। अब बात कर लेते हैं ये जो हमारे आयोगवा है इनका जन्म कहाँ हुआ है, कहने वाला अनुस्वार और विसर्ग का जन्म कहाँ हुआ है, तो बताना इनका जन्म हमारा संस्कृत में हुआ था, ठीक है। इनके बारे में इतनी जानकारी आपको याद रखनी है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन इनसे बनते रहते हैं, परिभाषा पूछी जाती है, अलग अलग तरह से घुमा देते हैं, आपको घूमना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट बताइए। देखो अच्छा क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन लेटेस्ट है, अभी के हैं। क्या दिया गया है, आचार्य बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हैं किशोरीदास वाजपेयी के मत से, इनके मतलब मत के अनुसार हिंदी में हमारे कितने कारक हैं बताइए। किशोरीदास वाजपेयी के आधार पर हमारे कितने कारक माने गए, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए। 8, 7, 6 या 5। तो देखो बात कर लेते हैं सिर्फ कारक की, जो हमारे कारक है, तो कारक तो होते हैं हमारे 8, लेकिन अगर पूछा जाए किशोरी जी के आधार पर तो बताना है 6। कितने 6 होते हैं किशोरीदास वाजपेयी के आधार पर। कारकों को और क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं परसर्ग, पर सर्ग होता है, पर सर्ग बोलते हैं कारक को, ठीक है। और कारक चिन्ह को बोलते हैं विभक्ति। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सी आंसर हो जाएगा। किशोरदास वाजपेयी के आधार पर कितने होते हैं कारक, तो बताना कारक होते हैं 6, ठीक है। जबकि कारक अगर किशोरीदास वाजपेयी के आधार पर नहीं पूछा जाता, नॉर्मल होता, तो आंसर हम अपना 8 लगाते थे। अगली एक परिभाषा पूछी गई है किसी की, आप बताओ किसकी परिभाषा पूछी गई है। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, पुरुष आदि के कारण कोई परिवर्तन ना किया जाए उसे क्या कहते हैं, तो आप अभिकारी लगा देना, इतना टाइम अब नहीं लगाना है। जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता उसे क्या कहते हैं, अभिकारी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बताइए क्या दिया गया है। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। किस आधार पर पूछा गया है, उत्पत्ति के आधार पर पूछे गए कितने भेद हमारे होते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है हमारे शब्द भेद से, और किसके आधार पर पूछे गए, उत्पत्ति के आधार पर। तो याद रखना उत्पत्ति के आधार पर जो हमारे एग्जाम में है कितने भेद माने गए, बताना 4 माने गए। तो उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं, 4 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, लेकिन 4 होते कौन कौन से हैं, तो पहला बताना, पहला होता तत्सम, पहला तत्सम, दूसरा हमारा तद्भव, तीसरा देशज, और चौथा हो जाता विदेशज। क्लियर है,
याद रखना कितने, तत्सम तद्भव देशज विदेशज, ये हो गए। तो क्या सर हम जो हमारे संकर शब्द होते हैं उसे काउंट नहीं करते? तो बताना जो हमारे संकर शब्द होते हैं, संकर शब्द हम पढ़ते तो हैं लेकिन प्रकार में काउंट नहीं करते, तो उत्पत्ति के आधार पर जो संकर शब्द होते हैं उसे काउंट नहीं किया जाता। हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपको 4 लगाना है, ये पहले भी आ चुका और यही हमारा आंसर माना जाता है। उत्पत्ति के आधार को शामिल नहीं करते, ऐसा क्यों नहीं करते? अगर ये पूछा जाए कि शामिल करते क्यों नहीं है, तो बताना इस कारण नहीं करते क्योंकि संकर शब्द जो होते हैं हमारे अलग अलग भाषा के होते हैं, अलग अलग भाषा के होते हैं, इसका प्रयोग हम पहले ही कर चुके होते हैं, इस कारण यहां हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं। क्लियर है? उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। देखो क्या पूछा गया है, वाच्य किसके अनुसार बदलता है? जो हमारा वाच्य होते हैं, वाच्य अर्थात बोलने का विषय जो होता है वो किसके अनुसार बदलता है? कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार और भाव के अनुसार, या सभी के अनुसार? तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, जो हमारे वाच्य होते हैं वो सभी के अनुसार बदलते हैं। ठीक, उदाहरण के आधार पर यदि कर्ता के अनुसार बदला तो हमारा क्या हो जाएगा, बताना कर्तृवाच्य। कर्म के आधार पर बदला तो हमारा क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य। और भाव के आधार पर बदला तो भाववाच्य। इस आधार पर होते हैं। ठीक है, और क्या पूछा गया था, वाच्य किसके अनुसार बदलते हैं? तीनों के अनुसार ही बदल जाते। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया शुद्ध वर्तनी से। बताइए क्या है हमारी शुद्ध वर्तनी और क्या पूछा गया है इसमें? सामाजिक का शुद्ध रूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा? बताइए सामाजिक शब्द कौन सा हमारा शुद्ध रूप में लिखा गया है? सब में सामाजिक ही है लेकिन शुद्ध रूप बताना है कौन सा होने वाला है। तो सामाजिक का जो हमारा शुद्ध रूप है ए वाला हो जाएगा। ठीक, सामाजिक नहीं होता, सा होता है, सा, क्योंकि लास्ट में क्या है, इक लगा हुआ है, लास्ट में इक प्रत्यय है, और जिसके लास्ट में इक प्रत्यय होता है इसका पहला वाला क्या हो जाता है, आपका बड़ा हो जाता है। जैसे सांस्कृतिक, सामाजिक, इसी तरह के बहुत सारे उदाहरण आपके होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, यहां पे क्या बताना है, एक और क्वेश्चन वर्तनी से है। बताइए क्या दिया, निम्नलिखित में यहाँ पे हमें अशुद्ध वर्तनी बतानी है। अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है, कौन सी हमारी अशुद्ध वर्तनी? पहला दिया गया है सोचनीय, दूसरा दिया गया है भास्कर, तीसरा दिया गया है ज्योत्सना, उसके बाद बाढ़ में। बताइए कौन सा शुद्ध शब्द है हमारा जो हमसे पूछा गया है कि हमारा शुद्ध रूप कौन सा होने वाला है? महत्वपूर्ण है, इस तरह से क्वेश्चन हमारे बनते रहते हैं और सभी एग्जाम में हमारे वर्तनी से क्वेश्चन तो आते ही हैं। अगर छोटे भी क्वेश्चन है ना तो भी हमारे आते जरूर है। देखो ज्योत्सना शुद्ध लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूं, और बाढ़ में ये भी सही लिखा हुआ है। आप इन दोनों में से बताओ सोचनीय और भास्कर में से कौन सा गलत है? तो इसमें मैं बता देता हूं जो भास्कर है ये हमारा गलत है। तो शुद्ध क्या होगा, शुद्ध होता है ये वाला से आता है, अब जाके हमारा शुद्ध हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे भास्कर लिखा जाता है, हमारा हिंदी वाला से आता है ना कि संस्कृत वाला से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आमदनी किस भाषा का शब्द है? आमदनी जो हमारा शब्द है ये हमारा किस भाषा से लिया गया है या किस भाषा का हमारा शब्द है? बताइए। आमदनी जिस भाषा का शब्द है ना उसी भाषा का हमारा शब्द हो जाएगा सरदार। सरदार, आमदनी, गुलाब, बताइए कौन सी भाषा की हो जाएगी? उसके बाद हो जाएगा दिल। नेक्स्ट यार, दोस्त जो होता फ्रेंड। मकान, अन्य शब्द में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है हिंदी भी उसी भाषा का शब्द है। चश्मा, हमारे ही एग्जाम में पूछा गया चश्मा किस भाषा का शब्द है। उसके बाद पैदा, उत्पत्ति जो होती है, ये शब्द महत्वपूर्ण है सब। बताइए कौन सी भाषा के शब्द है? सरदार है, सरकार भी आ जाता है, सरकार, ये सब किस भाषा के शब्द है? हमारे फारसी भाषा के शब्द है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आमदनी, अन्य शब्द भी आपको याद रखना, ये पूछे गए हैं सब, जैसे सरदार, सरकार, गुलाब, दिल, यार, मकान, हिंदी, चश्मा और पैदा।
सब क्या है हमारे? फारसी शब्द है। हाँ सही है, बिल्कुल क्लियर है। अगले बताता है, नेक्स्ट आगे क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा गया है, उपसर्ग को कहते हैं, जो उपसर्ग होते हैं उसे क्या कहते हैं? क्या उसे हम शब्दांश कहते हैं, क्या उसे वाक्यांश कहते हैं, क्या उसे शब्द या उसे पद कहते हैं? बताइए। इसके बारे में मैं हमेशा बताता हुआ आया हूं, जो हमारे उपसर्ग होते हैं ये क्या होते हैं? ये हमारे एक शब्द का अंश होते हैं, ठीक है, अर्थात शब्दांश होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। अन्य जानकारी, जो हमारे उपसर्ग होते हैं अभिकारी भी होते हैं। क्या होते हैं? अभिकारी भी यही होते हैं। सही है, उपसर्ग से क्वेश्चन बनते रहते हैं, आपको याद रखना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अनुरक्ति। इतना कोई टाइम नहीं लगेगा, अगर आपने पिछले क्वेश्चन कर रखे होंगे तो इसे आप उड़ा सकते हो, ये आपके लिए है, इसका आंसर आपको देना है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, और एबीसीडी मत लिखना, आंसर लिखना बिल्कुल कि ये है अनुरक्ति का, ये आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये आप करोगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। उसके बाद मिलते हैं एक और जोरदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।